राम राम जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कणों की तरंग प्रकृति पर लेकर के आया हूँ। आप इनको तैयार करें। पहला क्वेश्चन है, द्रव तरंगे क्या हैं? द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने तरंग के विषय में पहले पढ़ रखा है, तरंग क्या होती है आपको पता है कि विक्षोभ को आगे के बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, जिनको हम लोग मूल कण बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये गति करेंगे तो क्या होगा? तो मेरे बच्चों, जब ये गति करते हैं, जब मोशन करते हैं, तो इनके साथ भी क्या होती है? तरंग, वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो इसके विषय में सर्वप्रथम सबसे पहले डी ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना दी, अपनी हाइपोथेसिस दिया। डी ब्रॉगली के अनुसार जब कोई कण गति करता है तो उसके साथ एक तरंग एसोसिएटेड होती है, तरंग उपस्थित होती है। ठीक है, इस तरंग को हम लोग अप्रागामिक तरंग भी कहते हैं। ठीक, इसको द्रव्य तरंग कहते हैं। और इसमें जो क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। और इस तरंग का दूसरा नाम भी है डी ब्रॉगली तरंग। ओके बच्चों, तो इसमें डी ब्रॉगली के अनुसार क्या है? डी ब्रॉगली के अनुसार गतिमान कण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस कण के साथ संबंध तरंग को, ठीक है, क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग तथा डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं। समझ गए बात? नहीं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? द्रव्य तरंग। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं। समझ गए बात? नहीं समझ गए? ठीक है, पदार्थ के सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या काम करते हैं? ये यहाँ पर एक इनके साथ तरंग लगी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आप आएंगे। ठीक है, और मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना करके रख रखे हैं। अब तरंग की उत्पत्ति या डी ब्रॉगली के लिए व्यंजक, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से 2 से 3 नंबर का। तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे? आपको पता है कि हमने पहले भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली यूनिट में आपसे बात किया था। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो एनर्जी होती है E = h न्यू होती है। क्या होती है? h न्यू। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। न्यू क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है? आइंस्टाइन के अनुसार E = mc²। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। इनके बाएं पक्ष आपस में क्या है? बराबर है, तो दाहिने भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो mc² किसके बराबर हो गया? h न्यू के इक्वल। ठीक है, हमने दोनों के इक्वल कर दिया। अब इससे क्या काम करेंगे? मास की वैल्यू निकालेंगे। तो mc², ठीक है, क्या हो जाएगा? जब m निकालोगे तो c क्या हो जाएगा? हर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h न्यू/c²। समझ गए बच्चे? कोई बात आपको समझ नहीं आती है कमेंट कर देंगे, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, वो cy क्या होता है? लैम्डा होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? hc/λ। c यहाँ पर क्या है? प्रकाश की चाल है। लैम्डा हमने बता रखा है, h बता रखा है, फिर भी इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। अब आपने छोटी क्लासेस में क्लास 9 में पढ़ रखा है कि जो संवेग होता है, संवेग किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर संवेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? m मास है, c प्रकाश की चाल है। तो क्या हो जाएगा? हमने क्या कर दिया? m की वैल्यू यहाँ से रख दी। m की वैल्यू कितनी है? h/c लैम्डा। तो हमने यहाँ रख दिया c कर गया h/λ। तो ये है फोटोन से संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होगा, लैम्डा जो होगा वो h/p के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? संवेग क्या होता है? h/mv, जहां पर v क्या है? कण का वेग है। ठीक है बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है, द्रव्य कणों के गुणों को लिखिए। तो द्रव्य कण के निम्नलिखित गुण होते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आधे आधे नंबर के एक एक पार्ट होंगे। जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो द्रव्य कणों का जो पहला गुण है, द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य कणों के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कहने की यह है कि जितना कम द्रव्यमान उतना ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना कम तरंग दैर्घ्य। मतलब कहने की यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से भाग रहा है तो उसके साथ जो तरंग दैर्घ्य होगी उसका मान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। इसी जगह पर अगर कोई हमारे पास एक क्रिकेट का बॉल है, उसको फेंका जाए तो उसके साथ जो तरंग दैर्घ्य होगी उसका मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और किसी भी तरीके से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। दूसरा गुण क्या है? द्रव्य कणों की तरंग दैर्घ्य ठीक कण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो तरंग है उसका जो वेग होगा, मतलब कहने में जितना ज़्यादा वेग है उतना ज़्यादा तरंग होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, और जितना कम वेग होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा। जैसे कोई एक आदमी भाग रहा हो किसी स्पीड से तो उसका जो तरंग दैर्घ्य कम होगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा तो उसका ज़्यादा होगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं।
ध्यान रखेंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये तरंगे व्यतिकरण और विवर्तन की घटना को व्यक्त करती। कहने का मतलब यह है कि जो तरंग के गुण होते हैं वो इनको सब व्यक्त करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको त्वरित किया जाता है, मतलब त्वरित का मतलब होता है एक्सीलरेट किया जाता है, उसका वेग परिवर्तन किया जाता है हर सेकंड में, तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है, हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से चल रहा है। ठीक है, तो 11th में हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होती है। m द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। इसी प्रकार जब किसी इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E के, ठीक, पीछे भी हमने चैप्टर में पढ़ाया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी E इंटू वी के बराबर होगी। E क्या होता है, आवेश होता है, v क्या है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। समीकरण 1 और 2 से दोनों को हमने बराबर कर दिया, हाफ mv² E इंटू वी के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, mv² 2ev के हो गया, हमने m से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो m² v² इक्वल टू 2mev। ठीक है बच्चों, अभी किसके बराबर होता है, ये संवेग के बराबर होता है, आपको पता है। तो संवेग जो होगा, देखिए आपको लिखा हुआ कण का संवेग p इज इक्वल टू mv होता है, तो p² इक्वल टू 2mev, p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m इंटू ev। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समीकरण में रखने पर लैम्डा इक्वल टू h/2me इंटू v के बराबर। ठीक है, समझ गए बच्चों, इनको लिखोगे आप, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा ये, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, h का मान 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, m का मान, इलेक्ट्रॉन का मान, इन सबको इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो रखने के बाद क्या हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखो ये प्रैक्टिस भाई करनी पड़ेगी, या इनके रिजल्ट को आप याद रख लो, 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर डिवाइड बाई रूट भी आ गया। रूट क्या होता है, वोल्टेज होता है, तो याद रखो ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, मतलब अगर 1 वोल्ट लगाते हो किसी इलेक्ट्रॉन पर तो उस पर 12.27 एंगस्ट्रॉम की क्या होगी, एक जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य तरंग पैदा होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब हम छोटे छोटे इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब मैंने 100 वोल्ट इसलिए लिया कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी पर क्या हो जाएगा, कई बार आया 56 वोल्ट पर क्वेश्चन, तो इस पर क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, उसमें केवल वोल्टेज बदल दिया जाएगा, आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12.27, अब इसकी वैल्यू रख दो 100, 100 का मान कितना, स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल जिसको बोलते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 12.27 बाई 10 1.27 एंगस्ट्रॉम आएगा। कहने मतलब है कि जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे जो तरंग का मान है, तरंग दैर्ध्य का मान वो घटता जाएगा। देखिए मैंने यहाँ आपके लिए कैलकुलेशन करके दिखाया, अंडर रूट 100 इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 1/2। ठीक है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू 10 आ गया। समझ गए बच्चों मेरे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कण जिसका द्रव्यमान m है तथा v वेग से गतिमान है तो तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच ग्राफ बनाइए। तो देखिए लैम्डा क्या होता है, h/mv के बराबर होता है, mv क्या होता है, संवेग होता है, तो h/p हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार परिवलय बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। अब इसी तरीके जितने भी सारे हमारे मूल कण हैं उनके सबके मैंने सूत्र लिख दिए हैं, आप इनको याद करो। ठीक है, प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 0.286 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई रूट वी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि 100 वोल्ट पर प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य निकालो, तो कुछ नहीं करना है, खाली वी की जगह पर आपको 100 कर देना है और आपका सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली का सूत्र लिखिए। जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन क्या होता है आपको पता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तो जो ड्यूटीरियम होता है ये, ठीक है, इसके लिए पूछा गया है तो 0.202 एंगस्ट्रॉम रूट वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एल्फा कण पूछा गया है, एल्फा कण के लिए डी ब्रॉगली का सूत्र लिखिए। एल्फा कण क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग एल्फा कण बोलते हैं, या जिसको हम लोग नाभिक, उस हीलियम का जो नाभिक होता है उसको हम लोग एल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.101 रूट वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और पी के बीच ग्राफ बनाइए। लैम्डा की जो वैल्यू है 1/p के बराबर है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और के बीच ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा और 1/v के बीच ग्राफ है। न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली का सूत्र लिखिए, तो ये भी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/3m kT होता है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एम क्या होता है, हमारा मास होता है। तो सारे क्वेश्चंस आप बढ़िया से बैठ करके इनको तैयार करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, कहते हैं करत करत अभ्यास को
जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत नसान। मतलब कहने की यह है कि जो आदमी जितना ज़्यादा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसकी ईश्वर भी सुनता है। और रसरी, अगर रस्सी चलती रहती है तो सिल में सोता पत्थर, पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। किसी आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा इस पर आवेश q है। यदि कण का विभवांतर v विभवांतर से तुलित किया जाता है तो इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने पहले भी डिराइव कर दिया है। वहां पर क्या है, q की जगह पर e है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए था और ये जो है किसी भी कण के लिए है जिसमें आवेश होगा। मतलब आप ड्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, कोई भी आवेशित कण है सबके लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर h क्या है, फ्लाइंग कांस्टेंट है, m क्या है उस कण का मास है, q उसका आवेश है, और v क्या होगा, यहाँ पर v क्या होता है हमारे पास, वेग होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है समान चाल से चलते हुए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इसमें निकालना है क्या इसका अनुपात होगा। ठीक है, क्या अनुपात होगा ये हमें निकालना है। तो अभी हमने पीछे अभी मैंने आज बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास, उसका जो वेवलेंथ होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है, मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा ई एच अपान एम ई इंटू वी हो गया। ई इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी तरीके से लेमडा पी प्रोटॉन के लिए एच अपान एम पी इंटू वी हो गया। ठीक है, समीकरण एक तरह दो को विभाजित करने, लेमडा ई अपान लेमडा पी एच अपान एम ई वी एच अपान एम पी वी। ठीक है, एच एच कट जाएगा, वी वी कट जाएगा, तो एम पी अपान किसके बराबर हो जाएगा, एम वी के बराबर। तो लेमडा ई अपान लेमडा पी हो जाएगा एम पी अपान एम ई के बराबर। ठीक है, और ध्यान रखिए कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लेमडा ई अपान लेमडा पी 1840, ये कट जाएगा एक दूसरे से, तो ये आंसर आ जाएगा लेमडा ई अपान लेमडा पी 1840 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में और भी क्वेश्चन बदल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का क्या हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जरूर 100%, बस खाली उनके थोड़े पैटर्न बदल जाएंगे, तो आप उनकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और आपको लगता है कि जरूरत है तो मेरे को बताना, मैं आपको नई वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कितना इसमें तरंगदैर्घ्य होगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर जो चाल दी गई है वो किलोमीटर में है, तो हमने इसको मीटर में बदल दिया। ठीक है, आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 500 मीटर आ जाएगा। लेमडा क्या है निकालना है, सूत्र क्या है, एच अपान एम ई। अब एच की वैल्यू हमने बताया कई बार, एम और इनकी सबकी एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इनको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, रखने के बाद देखिए ये -31 ऊपर जाएगा, और ये क्या है 500, इसको लग सकते हैं 5 × 10⁻²। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये सारी पावर, जो ऋणात्मक पावर ऊपर जाएगी धनात्मक हो जाएगी, और धनात्मक ऊपर जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब कहने की -34 + 31 और -2 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे 10⁻⁵ आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका हमने दशमलव हटाया है, तो ध्यान रखो ये 6.6 था, ये 9.1 था। दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 66 और नीचे क्या हो जाएगा 91। ठीक है, फिर मैंने 5 से गुणा कर दिया, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 66 बच्चे 455, ये आपका ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर आप इमरजेंसी में मान लिया, आप कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन लास्ट में हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में लगाने पर क्या होता है, मान लीजिए आप नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो, या टाइम नहीं है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। बस ध्यान रखना यहाँ यूनिट जरूर लिखना पड़ेगा, मीटर। अब मैंने इसको और ठीक से कर रहा हूँ, 666 को मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा ये। ठीक है, एक बार तो कितना हो जाएगा, आपका मिल जाएगा, एक बार जब करोगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पर, एक ध्यान सुनो, हमने यहाँ पर क्या लगाया था 66 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि 66 छोटा है, 455 क्या है बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लाने के लिए यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक दशमलव लगा दिया, जीरो लगा दिया, हमने डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 10 में से 5 जाएंगे 5, 5 में से 5 गए 0, और 6 में से 4 गए 2, 205 आ गया। अभी हमने यहाँ 0 डाल दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे। ठीक है, 4 हो गया, देखिए 4 × 5 = 20, किसी पर हासिल 2, 4 × 5 = 20, 2 × 22 की 2 हासिल 2, 4 × 4 = 16, 2 = 18, 1820 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ साफ साफ लिख दिया, कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब 0 आ गया, 5 में से 2 जाएंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, ये 230 हो गया। फिर हमने एक 0 ले लिया। अब यहाँ हम लोग क्या काम करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग 5 बार, ठीक है, 4 5 5 बार ले गए यहाँ पर, तो बस इतना करके हम छोड़ दे रहे हैं आगे, इतना आप, ठीक है, इसकी आगे कोई जरूरत नहीं, इतना चाहो आप कर लो। तो ये 25 आ गया आपका, आगे 0 0 आ गया। तो हमने क्या लिख दिया, 0.145 × 10⁻⁻5। ठीक है बच्चों, और एक मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, ये -5 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएंगे 5 आ जाएगा, तो
0.15 इंटू 10⁵ तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1000 से, ये सॉरी 1 लाख से, तो 14500 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे हैं, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। ठीक है, समझ गए नहीं? तो अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं समान गतिज ऊर्जा, ये इसका आंसर है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे मैंने बात किया था, अरे क्वेश्चन देखिए यहाँ लगा दिया मैंने। किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दर क्या होता है? लैम्डा पी प्रोटॉन के लिए, h/√2mp इंटू ईपी। ईपी क्या है? प्रोटॉन की एनर्जी है, एमपी मास है। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? h/2m अल्फा ई अल्फा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई रिलेशन निकालते हैं, संबंध निकालते हैं, तो डिवाइड करते हैं। हमने क्या कर दिया, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, इतना सब जानते हो आप लोग। तो एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 कट जाएगा। अब ध्यान समझिए कि यहाँ पर जो ई अल्फा है, ई अल्फा और एम, ठीक है, ईपी दोनों बराबर है, तो ईपी और अल्फा कर गए। ठीक है, समझ गए आप। और यहाँ पर ध्यान रखो कि जो मास है, किसका मास, एम अल्फा 4 mp के बराबर है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है, ध्यान सुनो, ये होता है 2he4। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग बराबर माना गया है यहाँ पर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैंने क्या कर दिया, 4 आया, 4 का मैंने वर्गमूल निकाल लिया, 2 आ गया। तो ये आंसर आया हमारा। ठीक है, लैम्डा पी बाई लैम्डा 2/1, या लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा जो हो जाएगा 2/1 के बराबर आएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए आप? इसको मन से करें, मेहनत से करें। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कहा गया है कि मैंने पहले चर्चा किया था, 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग, ठीक है, दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की परिकलन कीजिए। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द लीनियर मोमेंटम, जिसको बोलते हैं, आपको निकालना है। सॉरी, ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर संवेग निकालना है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध मैंने पीछे बताया था, पीछे क्वेश्चन में दिया गया है। पी स्क्वायर होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। पी की वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ईवी के बराबर, पीछे मैंने बता रखा है, इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये हो गया मास m की वैल्यू। चार्ज 1.6 10⁻19 इंटू 56। ठीक है, अब इनको हमने क्या कर दिया, ध्यान सुनो, -19 पावर -31 पावर कितना हो जाएगा, -50 आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देखिए 18.2 आ गया इंटू। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 1.6 से। ठीक है, तो 16 संग 96 की 6 हासिल 9, 16 पंचे 80 और 9 89 आ गया। ठीक है, इंटू 10⁻50। अब हम लोग क्या करेंगे, 10⁻50 का जो वर्गमूल होता है, समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। बच्चे ध्यान रखेंगे, स्पेशली जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान रखें कि जब किसी घात के ऊपर क्या होती है, कोई मतलब है ना, तो उसके ऊपर रूट लगा होता है, तो उसकी जो घात होती है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ 25 कर दिया, मतलब ये हो जाएगा, रफ वर्क है, समझ लीजिए आप, पावर 1/2, तो ये इसका मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, वही रहेगा, -25 आ गया। अब ये 1630.7 है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान समझो, जैसे 1630 आया हुआ है, अब आपके पास समय नहीं है ना, तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, टीचर क्या करेगा, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, ये तो अब बस ये ध्यान रखना है कि आपको इसका जो यूनिट होता है वो आपको लिखना है। दूसरी बात, फिर भी आपको लगता है कि हमें एक्यूरेट करना है, तो जो ये 30 और 72 लिखा हुआ है, 30.72, आप क्या करो, इसको भी इग्नोर कर सकते हो। आप इसको यहां पर लिख सकते हो, 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40, तो डायरेक्ट आप 40 लिख सकते हो, समझ के नहीं। तो मोर एक्यूरेट के लिए हमने क्या किया, यहां पर देखिए इसका वर्गमूल निकाला है यहाँ पर, तो कैसे वर्गमूल आएगा, 40.04 आएगा। तो इसके आप अब अगर यहां पर ये भी आंसर लिख देते हो, ठीक है, यहां पर कि अप्रोक्सीमेटली 40 × 10 की घात -25, तो मेरे बच्चे ये भी करेक्ट होगा। और अगर आप ये लिख देते हो तो ये करेक्ट ही है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये सब ये होता है, सब कुछ निर्भर करता है हमारे पास समय कितना है। समय नहीं है तो आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं, समय है तो आप सारे काम जैसे हम लिख के कर रहे हैं आप वैसे करें। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा क्लास इसी तरीके से आगे इसमें पूछा गया है दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो हमने क्या किया था, आप देखो यहाँ पर लैम्डा भी निकाल लिया था, सॉरी एच भी, एच तो हमें पता ही है, और पी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है, दोनों को हमने सॉल्व किया, 1.64 इंटू 10⁻10, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होता है, तो 1.64 एंगस्ट्रॉम आ गया। इसकी जो वैकल्पिक विधि है वो क्या है, आपको पीछे पोटेंशियल दिया गया है 56, तो क्या कर दिया हमने 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम, 12.27 √56। ठीक है,
तो जो 56 है ये किसका स्क्वायर रूट है 7.48। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे बचने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हो जाएगा 1.64 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में आया, पेपर में आया है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ इस साल जरूर आएगा ये। जब एक फोटोन किसी प्रकाश संवेदी धातु पर गिरता है तो उससे एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। यदि धातु के कार्यफलन को उपेक्षणीय मान लिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार क्या है, काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस क्या होता है W नॉट, ये वर्क फंक्शन होता है। यहां पर वर्क फंक्शन को 0 माना गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, h न्यू के बराबर। न्यू क्या होता है c बाई लेमडा। इलेक्ट्रॉन का संवेग पीछे मैंने भी बताया था आपको, काइनेटिक एनर्जी p²/2m हो गया, दोनों को बराबर कर दिया मैंने। तो p की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, चाहो तो मैं और सॉल्व कर दो, तिरछा गुणा कर दो आप इसको एक दूसरे से, तो कितना हो जाएगा p² लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mhc के बराबर आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा p² कितना हो जाएगा 2mhc बाई लेमडा। अब इसका अगर वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2mhc बाई लेमडा की पावर 1/2। ठीक है मेरे बच्चे, ये p की वैल्यू आ गई। अब इस p की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ रख देंगे, h/2mhc बाई लेमडा की पावर 1/2। ठीक है, ये पलट जाएगा और आपको रिजल्ट आएगा h लेमडा डिवाइड बाई 2mc। तो धन्यवाद, इनको पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है तो दूसरे बच्चों को जरूर बताएं, ये पढ़ें मन लगा करके। धन्यवाद।